में हम लोग जनरल स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें जनरल स्टडी के पोर्शन में हम लोगों ने सीरियल से पुर्तगाली और उसके बाद डच के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ये जितने भी व्यापारी लोग थे, फिर चाहे पुर्तगाली रहे हों फिर चाहे डच रहे हों, और इसके आगे आज के लेक्चर में जो हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे, जो अंग्रेज जब आए हुए थे, ये सब के सब यूरोप कंट्रियों से आने वाले व्यापारी थे। तो आज के बारे में हम जो आज का जो डिस्कशन होगा उसमें हम लोग ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों के बारे में स्टडी करेंगे और उनकी स्टोरी को देखेंगे, उनकी कहानी को देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक। वैसे तो जितने भी अंग्रेज थे, अंग्रेजों पर शासनकाल, पहले हम लोग जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो यूरोपीय व्यापारियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही यूरोपीय व्यापारी जब पूरी तरीके से अथॉरिटिकल शासन करने लगे उसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो शासन करेंगे, वैसे तो अंग्रेजों का शासन पूरा 1947 तक था, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। उसके बाद जो है अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ था, जब हम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुके थे। तो फिलहाल हम लोग व्यापारिक जितने भी उनके मुद्दे थे वहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और कोशिश करेंगे आज उनका व्यापारिक जितना भी पड़ाव था उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बात स्टार्ट होती है, हम लोग फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, उसको हिस्टोरिकल लेकर के चलेंगे। तो फैक्ट लेकर के हम लोग चलते हैं। जो पहला फैक्ट यहाँ पे था, सबसे पहले 1585 में, ठीक है, 1585 यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1585 का मतलब यह है कि सबसे पहले बिना किसी कंपनी के थ्रू, बिना किसी कोई समूह के थ्रू, अकेले 1885 में सबसे पहले कौन आया था? रॉल्फ फिच आया हुआ था। तो आप लोग जो जितने भी फैक्ट हैं उनको नोट कर दीजिएगा। प्रथम ब्रिटिश यात्री था, प्रथम ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच। इसका नाम नोट कर लीजिएगा, रॉल्फ फिच, ठीक। रॉल्फ फिच क्या था? प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो अकेले सबसे पहले 1585 में आया। इसके बाद दूसरे फैक्ट को अगर हम लोग देखें तो 1593, लगभग 8 साल बाद, 8 साल का जो है 8 इयर्स का गैप था, 1593, ठीक। 1593 में एक कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ये क्या थी? लीवेंट एक क्या थी? ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी। इसको मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ब्रिटिश कंपनी, ठीक। लीवेंट एक ब्रिटिश कंपनी। सबसे पहले क्या था? 1585 में ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच भारत आया। फिर उसके बाद क्या है? 1593 में एक लीवेंट एक क्या थी? ब्रिटिश कंपनी थी। इसने भारत के साथ व्यापार किया। इसने क्या किया? कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक समझौते किए या व्यापारिक संबंध बनाए, के साथ व्यापार किया, ठीक, व्यापार किया। लेकिन इसका व्यापार क्षणिक था। 1585 में ये रॉल्फ फिच आए महोदय आए। फिर बाद में क्या हुआ? 1593 में एक ये क्या थी? लीवेंट क्या थी? एक ब्रिटिश कंपनी थी। इसने क्या किया? भारत के साथ व्यापार किया। लेकिन ये जो व्यापार था ये क्या था? बहुत ही शॉर्ट टर्म का था। इसको आप लोग लिख सकते हैं क्षणिक था, ठीक, ये क्षणिक था। अब इसके बाद 1593 के बाद 6 साल बाद, इसके आफ्टर 6 ईयर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कितने साल बाद? 1599 में, 1599, ठीक। 1599 में एक लोग और आए। सबसे पहले 1585 में रॉल्फ फिच आए। तो रॉल्फ फिच जो आए थे वो क्या थे? जलपोत के थ्रू आए, समुद्री मार्ग से। ये क्या है? रॉल्फ फिच किससे आए? समुद्री मार्ग से होकर के आया, समुद्री मार्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉल्फ फिच जो है समुद्री मार्ग से भारत आने वाला क्या था? प्रथम ब्रिटिश यात्री था। लेकिन 1599 में स्थल मार्ग से, यानी कि स्थल मार्ग मतलब कहीं से भी उसने जो है पानी को टच नहीं किया। स्थल मार्ग से भारत आने वाला, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। कौन था? जॉन
जॉन मिल्डन हॉल, मिल्डन हॉल, ठीक। जॉन मिल्डन हॉल भारत में आने वाला, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जॉन मिल्डन हॉल था। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 1600 में होता क्या है। एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद 1600 में मर्चेंट एडवेंचर के द्वारा, मर्चेंट एडवेंचर समूह द्वारा, मर्चेंट एडवेंचर समूह द्वारा यानी ग्रुप द्वारा एक कंपनी बनाई जाती है, समूह द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया जाता है, कंपनी बनाई जाती है। उस कंपनी का नाम क्या रहता है? द गवर्नर ऑफ मर्चेंट, द गवर्नर ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इंडो ईस्ट इंडीज। ओके, ये इस कंपनी का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। उसके जस्ट एक साल बाद 1600 में होता क्या है? 1600 में मर्चेंट एडवेंचर एक ये समूह होता है, ग्रुप का नाम होता है। मर्चेंट एडवेंचर समूह के द्वारा एक कंपनी बनाई जाती है, उस कंपनी का नाम रहता है द गवर्नर ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये होता है। अब क्या होता है, इसके लगभग एक साल बाद 31 दिसंबर 1600 की बात होती है। लगभग एक साल बाद 31 दिसंबर 1600 की बात होती है, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 की बात होती है। जो ब्रिटिश की जो महारानी होती हैं एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ओके, ब्रिटिश की महारानी यानी ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, जो भी कंपनी होती है, जो एडवेंचर समूह होता है, मर्चेंट एडवेंचर समूह होता है, उस कंपनी को क्या करती हैं? कन्वर्ट कर देती हैं। किसमें कन्वर्ट करती हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कंपनी होती है, उस कंपनी को किसमें कन्वर्ट कर देती हैं? ब्रिटिश, इसको शॉर्ट करके मैं ऐसे बोल देता हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। ये बी से हो गया ब्रिटिश, ई से हो गया ईस्ट, आई से हो गया इंडिया और सी से हो गया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती है उसको जो एडवेंचर कंपनी होती है, जो द गवर्नर ऑफ ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज जो कंपनी होती है, उसको क्या करते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में यानी कन्वर्ट करने के बाद इस कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करती है? जितने भी पूर्वी देश होते हैं, जैसे भारत क्या है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्री के साइड में जो भी जितने भी कंट्रीज पड़ते थे, जैसे उसमें से भारत भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश तो बाद में डिवाइड हो गया। पहले क्या था, 1947 के बाद ये डिवीजन हुआ। जितने भी कंट्रीज थे उसमें क्या किया? पूर्वी देशों में इन्होंने, एलिजाबेथ टेलर ने पूर्वी देशों में इस कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 1500 वर्षों, ठीक। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जितने भी महारानी ने क्या किया, इस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में, खासकर पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अनुमति प्रदान की, यानी कि आप लोग 15 वर्षों तक कर सकते हैं, ठीक।
क्या किया, 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। अब इसके बाद होता क्या है, बाद में कालांतर में होता क्या है, अब ये एलिजाबेथ का जो भी है उनकी डेथ हो जाती है, बाद में दूसरे महाराजा बनते हैं, उनका नाम होता है जेम्स फर्स्ट। ठीक, नाम क्या होता है, जेम्स प्रथम होता है। ठीक, तो ये जो राजा होते हैं जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट। अब इस जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए ठीक क्या किया, अनिश्चित काल के लिए ये व्यापार करने के लिए, भैया तुम लोग जब मन हो तब तक आप लोग पूर्वी देशों में व्यापार कीजिएगा। इन्होंने क्या कहा, तो ये इन्होंने इस हिसाब से ऐसा जो है अपना एक बयान दे दिया कि आप लोग अनिश्चित काल के लिए जो है व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापारी जितने भी थे खुश थे। अगर एलिजाबेथ टेलर होती तो जो भारत गुलाम बना हुआ था वो गुलाम बनने की कंडीशन नहीं आती, लेकिन इनकी बदौलत क्या हुआ कि अनिश्चित, अब वो क्या करते, फिर से 15 वर्षों का बाद भले उनकी ड्यूज को बढ़ाते, लेकिन फिर से बुला लेते। हो सकता था कि जितने भी अधिकारी हैं, जो वर्कर हैं, उनको चेंज करती, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस कंपनी को अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए उनके व्यापारिक समझौतों को बढ़ा दिया। अब आगे बात करते हैं सन 1608 की। सन 1608 में होता क्या है, 1608 कहानी चेंज, ठीक, कहानी चेंज हो जाती है, इसको समझना। सन 1608 में होता क्या है, जेम्स प्रथम का एक दूत होता है, अधिकारी, एक दूत विलियम हॉकिंस भारत आता है। और जब भारत आता है तो वो क्या करता है, एक पत्र लेकर के आता है अकबर के नाम का। क्या आता है, अकबर के नाम का एक पत्र लेकर के आता है विलियम हॉकिंस। जैसे यहाँ पे आता है तो मिलता है विलियम, उसका पूरा उद्देश्य रहता है कि अकबर से हम मिलेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे आता है तो देखता है कि अकबर तो है नहीं, अकबर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मुलाकात विलियम हॉकिंस से होती है। विलियम हॉकिंस जिस पर्पज से वो आता है कि अकबर मिलेंगे और अकबर से इंग्लिश समझौतों पर हमारी बात होगी, जितनी भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए जो सहायता मिलेगी, उसे जो सहूलियत मिलेगी, उस मुद्दे की बात करने के लिए वो आता है। अब वो सोचता है कि विलियम जहांगीर, अकबर तो है नहीं, हो सकता है जहांगीर से बात कर ले, लेकिन जहांगीर से उसकी बनती नहीं है। न कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। क्यों क्रिएट कर दिया जाता है, वहाँ के जैसे वो तट पे पहुँचता है, जो वहाँ के जितने पुर्तगाली थे और जितने अलग यूरोपियन कंट्री के जो बचे कुचे जो व्यापारी थे, वो उससे इस हिसाब से विरोध कर देते हैं, इस हिसाब से ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जिससे कि उसकी या जो है जहांगीर होता है उससे खुश नहीं होते, उसकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। तो उसकी बात दाल वहाँ पे गलने वाली नहीं होती। लेकिन बस इतना था, देखते हैं अंग्रेज को जहांगीर साहब, और उसका नाम एक स्पेशल नाम रखते हैं इंग्लिश खान। तो इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी, इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी गई थी। और विलियम हॉकिंस को किसने दी थी, तो जहांगीर को दी थी। तो इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं। वैसे भी नोट डाउन करने वाली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें नहीं, मैंने बता ही दिया है कि 1608 में क्या है, जेम्स फर्स्ट का एक एम्बेसडर आता है, एक दूत आता है। उस दूत का नाम क्या होता है, विलियम हॉकिंस। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, विलियम हॉकिंस। इसको उसी के नाम से एक ऊपर बनता है, हॉकिंस ऊपर, विलियम हॉकिंस। इसको मैं हिंदी में इधर नोट डाउन कर देता हूँ, विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, ठीक, विलियम हॉकिंस। तो और विलियम हॉकिंस को क्या करता है, जहांगीर एक उपाधि देता है इंग्लिश खान, ठीक है। विलियम खान की इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी जाती है, विलियम हॉकिंस को दी जाती है। और कौन देता है इनको, जहांगीर देता है, जहांगीर देता है। अब बात इस तरीके से, जहांगीर देता है तो इतना ही है। अब वहाँ पे ये देखेंगे कि वहाँ पे जितने भी सौदागर थे, वहाँ पे जो समुद्र के तटों पे जो सौदागर, मतलब यही होता है बिजनेसमैन होता है, ठीक। तो जो व्यापारी वहाँ पे होते हैं वो इससे समझौता करने नहीं देते, इस हिसाब से ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, ऐसा विरोध कर देते हैं अंग्रेजों का। तो इस तरीके से इंग्लिश खान इतनी चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे याद रखने वाली है कि जब ये समुद्र मार्ग से आता है तो एक जहाज से आता है। विलियम हॉकिंस का है क्या आता है, जहाज से आता है। उस जहाज का नाम होता है
हेक्टर जहाज। क्या नाम रहता है? हेक्टर जहाज। हेक्टर जहाज से ब्रिटेन से, लंदन से विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से आता है। किससे मिलने के लिए आता है? वो अकबर से मिलने के लिए आया हुआ था। किससे मिलने के लिए? उसका उद्देश्य किससे मिलने के लिए था? वो अकबर से मिलने के उद्देश्य से यहाँ पे भारत आता है। लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाती है तो इसकी मुलाकात होती है किससे? किससे मुलाकात होती है? जहांगीर से मुलाकात होती है। तो इसकी जहांगीर से मुलाकात पहली बार कहाँ पे होती है? तो आगरा में होती है। ठीक, इन सारी चीजों को यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाला है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या था और इसके आगे देखिएगा इनका उद्देश्य क्या था। जितने भी, चाहे जो भी हो, जितने भी यूरोपियन व्यापारी आए, यूरोपियन बिजनेसमैन आए, यूरोपीय जितने व्यापारी आए, उनका उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार करना। और कहीं पर भी कोई भी अगर व्यापार करना चाहता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि हमारी कोई फैक्ट्री है, कोई भी ऑफिस है, वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए। तो भी चाहे यूरोपियन में सबसे पहले चाहे पुर्तगाली आए हों, फिर चाहे डच आए हों, उन सबका मेन उद्देश्य यही होता है। सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हमारी फैक्ट्री यहाँ पे खुल जाए, हमारा कोई ऑफिस यहाँ पे बन जाए, जिससे कि हमको क्या करें, वहाँ से हम क्या करें, पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। वही पुर्तगाली ने किया, उन्हीं के नक्शे कदम पे जो है डच चले। और वही चीज़ और कुछ एक्स्ट्रा उसमें सोचने वाली ही क्या बात, वही फिर क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश जितने भी व्यापारी थे उन्होंने भी सोचा। तो सबसे पहले 1611 ईस्वी में क्या हुआ कि जो प्रथम फैक्ट्री थी मूसलीपट्टनम में खुल गई। ठीक, मूसलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री खुली। प्रथम फैक्ट्री, ठीक, तो प्रथम फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खुली। अब क्या होता है 1612 में? क्या होता है 1612 में अंग्रेज सेनापति ठीक, अंग्रेज सेनापति का नाम रहता है कैप्टन वेस्ट। अंग्रेज सेनापति कैप्टन वेस्ट, ओके। और कैप्टन वेस्ट होता है, और होता है हेनरी मिडल्टन। इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले होता है 1612 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति कैप्टन वेस्ट और हेनरी मिडल्टन दो लोग होते हैं। अब ये दो लोग क्या करते हैं, मिडल्टन स्वाली नामक स्थान पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को बुरी तरीके से हरा देते हैं। क्या करते हैं? पुर्तगालियों को बुरी तरीके से। अब क्या है कि अब बिना हराए या तो हार करके लौट करके फिर अपने घर चले जाए वापस, या तो हिम्मत को जुटा करके लड़ें। ठीक, अपने व्यापार को कैसे स्टेब्लिश करना है, अपने प्रोडक्ट को हिसाब से बनाना है, अपनी एक्टिविटी को ऐसे क्या करना है जिससे कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनके हौसले पस्त हो जाए। इस हिसाब से अंग्रेजों ने ऐसे किया, अपने साहस को बढ़ाया। साहस को बढ़ाने के स्थान पर स्वाली नामक स्थान पर दो बंदे, एक का नाम क्या था, एक का नाम था कैप्टन वेस्ट और एक का नाम था हेनरी मिडल्टन। इन दोनों लोगों ने क्या किया, अपनी फौज के साथ, छोटी मोटी टुकड़ी के साथ क्या किया, पुर्तगालियों पे अटैक कर दिया। पुर्तगालियों को जब उन पे अटैक किया तो पावरफुल होकर के लड़ाई लड़ी और पुर्तगालियों को काम खत्म कर दिया। ठीक, वैसे भी 1759 ईस्वी में मैंने जैसे ही, वो तो डच की कहानी थी, 1759 में डच को पूरी तरीके से एक खासियत ये थी, पुर्तगाली जितने भी थे वो गोवा में इस हिसाब से जकड़ गए थे, पूरा का पूरा इस मजबूती से वहां पे बस गए थे कि उनको हराना। सबसे लास्ट में, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही जाते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ये है स्वाली नामक स्थान पर, स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हरा देते हैं। पुर्तगालियों को क्या करते हैं, हरा देते हैं। ठीक, कौन हरा देता है, अंग्रेज हरा देते हैं। हराने के बाद फिर 1613 ईस्वी में सूरत में प्रथम फैक्ट्री उनकी परमानेंट खोलती है। 1613 ईस्वी में इनकी प्रथम फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री की ओपनिंग कहाँ पे होती है, सूरत में होती है। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कितनी कहानी अभी तक चलती है। ठीक, अब इसके बाद सर थॉमस रो आता है, उसकी कहानी के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे की कहानी ये होती है सर 1615 ईस्वी में
1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आता है। अब क्योंकि जहांगीर ही है, अब उसकी मुलाकात होती है 1615 अजमेर नामक, अजमेर जो इसमें राजस्थान में है, अजमेर में उसकी मुलाकात होती है जहांगीर से आता है। थोड़ा सा चापलूस होता है, होशियार होता है, दिमाग का तेज होता है। वो जैसे तो सोचता है, वो उसने भापा, जो भी ऑब्जर्वेशन उसने विलियम हॉकिंग से लिया होगा, भैया वहाँ का माहौल कैसा है, वो लोग चाहते कैसा है, थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस विलियम हॉकिंग से भी उसको मिला हुआ होगा। तो सर टॉमस रो आता है बाहर, और वो करता क्या है, सबसे पहले उनको एक जो ब्रिटिश जो होती है अंग्रेजी बग्घी देता है और एक जादुई घड़ी देता है। ठीक, एक जो है जादुई घड़ी देता है या टेक्निकल वॉच देता है। और फिर एक जहांगीर की खासियत थी, जहांगीर की खासियत क्या थी, जहांगीर की खासियत ये थी कि जहांगीर पेंटिंग और जो है ड्राइंग बहुत अच्छी करता था, चित्रकारी बहुत अच्छी करता था। तो उसने सोचा कि भैया ये मुगल बादशाह हैं, बुराई जो है बुराई तो करने वाला है नहीं, बादशाह हैं, पूरा एम्परर हैं, इनका पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, तो बुराई तो करना नहीं, हमें व्यापार करना है। स्टार्टिंग में जितने भी ब्रिटिश आए उनका मेन मोटो यही था कि यहाँ पे हम अच्छा खासा बिजनेस करेंगे। ठीक, और बिजनेस में थोड़ा दबंगई भी करना, डरा धमका के रखना, जहाँ जहाँ पे अपना बिजनेस करना। तो अब स्टार्टिंग में इतनी जल्दी तो उनके ऊपर अटैक तो करेंगे नहीं, तो थोड़ा सा चापलूसी की, उनकी चित्रकारी की बड़ाई की। अब उनसे खुश हुआ कौन, ये खुश हो गया, और खुश होने के बाद थोड़ा सा सहूलियत प्रदान कर दी। अब उसके बाद जब खुश हो गया, इतनी सब चीजें की, तो अब इसने क्या किया, तो इसने अपनी भी फैक्ट्रियां खोली। ठीक, इसने प्रशंसा, उसने जैसे कि अब बड़ाई की होगी, चित्रकारी की प्रशंसा की होगी, यांत्रिक घड़ी दी, अंग्रेजी जो है ब्रिटिश बग्घी दी, बग्घी जो तांगे की तरह होती है। तो खुश भले बहुत ज्यादा न किया, लेकिन अंदर ही अंदर मिल्ट तो हुआ ही होगा, पिघला होगा, पसीजा होगा, कौन, जहांगीर। अब उसके बाद जैसे ही 1615 में आता, कब है, 1615 में, तो सर टॉमस रो भारत कब आता है, सर टॉमस रो भारत कब आता है, तो 1615 में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सर टॉमस रो भारत आता है, सर टॉमस रो। ठीक, सर टॉमस रो भारत आता है। अब ये करता क्या है, जहांगीर को ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। जहांगीर को क्या क्या देता है, यांत्रिक वॉच देता है, यांत्रिक घड़ी देता है, ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्या करता है, ब्रिटिश बग्घी, इसको बोल सकते हैं ब्रिटिश बग्घी या अंग्रेजी बग्घी, इसको बोल सकते हैं अंग्रेजी बग्घी देता है। ठीक, बग्घी देता है। तीसरे नंबर पे जहांगीर की चित्रकारी की प्रशंसा करता है, चित्रकारी की प्रशंसा करता है। ठीक, इतनी सारी चीजें करता है। अब उसके बाद 1615 में चला जाता है, 1615 में आता है, 1619 में आप, यानी 4 साल बाद क्या है, वो वापस होता है। अब वापस होता तो है, लेकिन वो यहाँ पे बहुत, इन 4 सालों में उसने बड़ी मेहनत की। उसने क्या की, उसने आगरा में फैक्ट्री खोल दी। जाने से पहले उसने क्या किया, आगरा में फैक्ट्री खोली, अहमदाबाद में फैक्ट्री खोली, गुजरात में जिसको बोलते हैं अहमदाबाद में फैक्ट्री खोली, और गुजरात में पड़ता है बड़ौच, तो बड़ौच में जो है, बड़ौच में फैक्ट्री खोली। इतनी सारी फैक्ट्री खोली, लेकिन जितनी भी फैक्ट्री थी, इनका नियंत्रण सूरत से होता था। इनका नियंत्रण कहाँ से होता था, जितने भी हैं ये सारी की सारी फैक्ट्री, इनका नियंत्रण कहाँ से होता था, सूरत से होता था। नियंत्रण कहाँ से होता था, सूरत से होता था। ये इतनी कहानी थी किसकी। अब यानी कि सबसे पहले क्या है, इसको देख लेते हैं। यानी उसने दिया क्या क्या था, उसने क्या दिया था, यांत्रिक घड़ी दी, अंग्रेजी बग्घी दी, और चित्रकारी की प्रशंसा की। और जाता का तो 1619 में जाता है टॉमस रो, और जाने से पहले आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच में क्या करता है, फैक्ट्रियां ओपन कर देता है। ठीक, और इन सब का नियंत्रण कहाँ से होता है, सूरत से होता है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इतने सालों का गैप, 1619 तक आगे इस तरीके से नॉर्मल जितना भी है, जहां जहां फैक्ट्रियां स्टेब्लिश होती हैं, वो अपने प्रसार को बढ़ाती हैं, छोटी छोटी और फैक्ट्रियां खुलती हैं। इसके बाद होता क्या है, इनका व्यापार अच्छा खासा चलता रहता है। बात करते हैं 1632 की।
1632 में गोलकुंडा के एक सुल्तान होते हैं। 1632 बात करते हैं। 1632 गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान। तो गोलकुंडा पड़ता कहाँ पे है? सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। गोलकुंडा, ठीक, ये गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गोलकुंडा के सुल्तान क्या करते हैं? 500 पैगोडा, पैगोडा क्या है? एक उस समय की जो है करेंसी थी, मुद्रा थी, 500 पैगोडा। तो क्या करते हैं? गोलकुंडा के सुल्तान, ठीक, गोलकुंडा के सुल्तान 500 पैगोडा, 500 पैगोडा के बदले जितने भी अंग्रेज थे उन अंग्रेजों को जो उनका समुद्र पत्तन था, ठीक, जो समुद्र पत्तन था उसका प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं बिना किसी शुल्क के। कि भैया उन्होंने किसी बार्गेनिंग की होगी कि जो है बादशाह साहब जो है ये हमारा बादशाह या वो कुछ भी बोला होगा मुगल बादशाह या साहब, आप 500 पैगोडा ले लीजिएगा और 500 पैगोडा के पहले कुछ सहूलियत दे दीजिएगा। तो भी मान गए होंगे कि भैया उनको लगा भी होगा 500 पैगोडा जो है इतना ज्यादा, कुछ भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो पहुंचा ही होगा या कुछ उससे उनको फायदा हो रहा होगा। तो ऐसे क्या था कि ज्यादा टैक्स पड़ता था, जैसे बोलते ना ठेके पर कोई काम दे देना उससे फुर्सत पा जाना। तो ऐसे ही 500 पैगोडा जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे 500 पैगोडा दे दिया कि अब भैया 500 पैगोडा ले लीजिएगा और हमको जो है अपना व्यापार करने दीजिएगा। उन्होंने 500 पैगोडा ले लिया सुल्तान ने, गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पैगोडा के बदले बिना किसी शुल्क के जो समुद्री पत्तन था उसका उपयोग करने की छूट दे दी। तो 500 पैगोडा के बदले निःशुल्क, तो इसको लिख लीजिएगा निःशुल्क, निःशुल्क समुद्री पत्तन प्रयोग करने की मंजूरी दे दी, प्रयोग करने की मंजूरी दे दी, ठीक। तो ये हो गया, प्रयोग करने की मंजूरी दे दी। अब इसके आगे बढ़ते हैं 1633 में। एक साल बाद क्या होता है? कंटिन्यू सारा काम उनका होता रहता। 1633 में, 1633 और थोड़ा सा मैप भी इसका याद कर लीजिएगा। मैप कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे, इस तरीके से ऐसे ये मैप, ठीक। अब यहाँ पे इस मैप को ध्यान से देखिएगा, ये गुजरात है यहाँ पे, ठीक, और ये इधर सॉरी ये यहाँ से राजस्थान है, यहाँ से गुजरात शुरू होता है, यहाँ से कोरोमंडल तट शुरू होता है। अब यहाँ पे क्या है? ये है यहाँ पे आंध्र प्रदेश इस जगह पे। अब ये क्या है? ये क्या है? पश्चिमी तट है। ये क्या है? पश्चिमी तट है। और ये क्या है? ये क्या है? पूर्वी तट। ये इतना पोर्शन ये क्या है? पूर्वी है, ईस्ट में पड़ता है, ठीक। ये क्या है? इधर ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये तो दक्षिण है, ये ऊपर क्या है? ये तट है। ये दोनों दो ही तट हैं। तट हमेशा दो ही होंगे जो समुद्र के किनारे होंगे, एक तो पश्चिमी तट है, एक पूर्वी तट है। ये दक्षिण का छोर है, ये उत्तर जो है नॉर्थ साइड है। तो इसमें होता है क्या है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्रों में 1613 में, सॉरी 1633 यहाँ पे डाल देते हैं, गलती से हो गया 1613। 1633 में क्या होता है? पूर्वी क्षेत्रों में, यानी कि धीरे धीरे उनका प्रसार बढ़ ही रहा, अंग्रेजों का व्यापार का प्रसार बढ़ रहा, उनके क्षेत्र बढ़ रहे हैं। तो 1633 में पूर्वी क्षेत्रों में, तो पूर्वी क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो हरिहरपुर था और क्या था? एक था बालासोर। हरिहरपुर, ठीक, ये बंगाल साइड में पड़ता है हरिहरपुर, और एक बालासोर पड़ता है, बालासोर। ये क्या है? ये है बालासोर उड़ीसा में, ठीक। उड़ीसा में प्रथम फैक्ट्री, यानी प्रथम फैक्ट्री क्या किया? ओपन किया, ठीक। ये बात समझ में आई? पूर्वी यानी 1633 में क्या किया? पूर्वी क्षेत्र हरिहरपुर और बालासोर जो उड़ीसा में पड़ता है वहां पे क्या किया? उन्होंने अपनी फर्स्ट ओपनिंग शुरू कर दी। अब इसके बाद बात करते हैं, इधर अब साउथ में आएंगे, दक्षिण में, ठीक। साउथ में क्या करते हैं? साउथ में 1639 की बात होती है। 1639 की बात होती है। एक होता है फ्रांसिस डे, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा।
1639 की बात होती है, एक होता है फ्रांसिस डे। इसके बारे में अभी थोड़ा सा बस नाम ही लेते हैं, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस, ठीक, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे क्या करता है, चंद्रगिरी के राजा, मद्रास के चंद्रगिरी के राजा, मद्रास के चंद्रगिरी, ठीक, मद्रास के चंद्रगिरी के राजा बोलते हैं या चंद्रगिरी के सुल्तान बोलते हैं, चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा जो होते हैं उनसे मद्रास क्या करता है, उनसे मद्रास पट्टे पे ले लेता है, राजा से मद्रास को पट्टे में ले लेता है, राजा से मद्रास को, इसको पट्टे पर ले लेता है, ठीक। और जो है यही फ्रांसिस डे पट्टे पे ले लेता है, उसकी देख रेख पूरी की उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी की होती है। अब ये फ्रांसिस डे कौन था, ये मद्रास का संस्थापक भी था, मद्रास का संस्थापक भी था, ठीक। ये मद्रास का संस्थापक भी होता है। अब यहाँ पे क्या करता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक फैक्ट्री की स्थापना भी यही करता है। कौन, ये 1639 में क्या करता, पट्टे पे ले लेता है, उसकी देखरेख करता है, फिर बाद में क्या करता, वहीं पर मद्रास में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक, इसको लिख लीजिएगा, इसी क्या मैं नोट डाउन कर देता हूं। यही क्या करता है, इस फैक्ट्री ओपन करता है, किस फैक्ट्री के नाम से, फैक्ट्री का नाम होता है मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक, फोर्ट सेंट जॉर्ज एक फैक्ट्री ओपनिंग करता है। इसके बाद 1653 में क्या होता है, लंबा एक डिविएशन चलता है, 39 के बाद 1653 में एक होता है ब्रिजमैन, क्या नाम रहता है, ब्रिजमैन, ठीक। 1653 में ब्रिजमैन, एक मिनट, ब्रिजमैन हुगली में, ठीक, ब्रिजमैन क्या करता है, या ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक फैक्ट्री खुलती है। कहां पे, हुगली में फैक्ट्री खुलती है। कब खुलती है, 1653 में। क्योंकि ये सारे जितने भी चीजें हैं सब क्या है, व्यापारिक जो है, एक बिजनेस वाला रूटीन होता है, तो करते हैं, इनका मेन मकसद होता है कि क्या करें, हम लोग बिजनेस पे ध्यान दें, बिजनेस पर ध्यान दें, और उसी बिजनेस का प्रसार प्रचार करने के लिए अलग अलग उनसे समझौता करता है। जैसे कि सबसे पहले 1633 में क्या होता है, 1633 में क्या होता है कि जो गोलकुंडा के सुल्तान से बात होती है, वहां पे क्या करता है, उनको 500 पैगोडा दे करके, जिससे कि शुल्क न ले, एक्स्ट्रा चार्ज न ले, अपना जो है पूरा सी पोर्ट का यूज करने के लिए हमें दे दें। फिर उसके बाद क्या होता है, 1633 का 1639 की कहानी आती है। 1639 में क्या होता है, अलग अलग कंपनियां खुलती हैं, अलग अलग फ्रांसिस डे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1632 में गोलकुंडा से जो है, जो गोलकुंडा के सुल्तान होते हैं, उनसे 500 पैगोडा दे करके उनसे समुद्री पत्तन का यूज होता है। 1633 में पूर्वी क्षेत्रों में कुछ कंपनियां खुलती हैं, पूर्वी का मतलब है कि उड़ीसा वगैरह, बंगाल वगैरह में जो है प्रथम फैक्ट्रियां खुलती हैं। फिर उसके बाद 1639 में फ्रांसिस डे मद्रास की स्थापना करता है, वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री खुलती है पहली बार। फिर उसके बाद होता क्या है कि अब आती बात 1653 में, अब ये जो है ब्रिजमैन क्या करते हैं, हुगली में फैक्ट्री खोलते हैं। और जो ब्रिजमैन जो हुगली में जो फैक्ट्री खुलती है, ये फैक्ट्री जो होती है किसके नियंत्रण में होती है, ये जो होती है फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट साधु वाला है, संत वाला, सेंट जॉर्ज, ओके, जॉर्ज, ये फैक्ट्री यानी इसी के नियंत्रण में ही हुगली में जो फैक्ट्री खुलती है, वो इसी के नियंत्रण में ही चलती है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, बात आती है 1658 में।
ठीक। 1658 में क्या होता है, कोरोमंडल तट पर 1658 में कोरोमंडल तट पर, ठीक, कोरोमंडल तट पर कुछ कोरोमंडल का जो है क्षेत्र दिया हुआ है, उस क्षेत्र में कौन कौन सी, बंगाल हो गया, कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर, ठीक, कोरोमंडल तट पर कौन कौन सी फैक्ट्रियां खुलती हैं, बंगाल में, तो बंगाल में कुछ खुलती हैं, बिहार में खुलती हैं, उड़ीसा में जो है जितनी भी फैक्ट्री होती हैं, चाहे बंगाल की हो, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बंगाल में हो चाहे उड़ीसा में हो, ठीक, बंगाल में हो चाहे उड़ीसा में हो, और फिर उसके बाद चाहे बिहार में हो, ठीक, चाहे बिहार में हो, ये जितनी भी फैक्ट्री खुलती हैं, ओपन होती, जितनी धीरे धीरे व्यापार इनका बढ़ता जाता है, लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पे इनकी फैक्ट्रियां ओपन ना हो। बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ये जितनी भी थी ये कंट्रोल होती थी, किससे कंट्रोल होती थी, कंट्रोल होती थी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहां पे थी, ये मद्रास में थी, ये मद्रास में थी। सेंट जितनी भी कंपनियां थी, चाहे बंगाल की हुई हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे बिहार की हो, जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सब किससे कंट्रोल होती थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो मद्रास में जो फैक्ट्री ओपन की हुई थी, किसने, फ्रांसिस डे ने जो ओपन की हुई थी, उसी के थ्रू क्या होती थी, ये नियंत्रण में होती थी। अब बात करते हैं 1661 में। 1661 में एक ट्रेजेडी होती है, घटना होती है। घटना क्या होती है, जेम्स फर्स्ट के आगे जो राजकुमार, जो राजा साहब बनते हैं, वो जेम्स सेकंड बनते हैं, ठीक। 1661 की बात है, 1661 की बात होती है। राजा जेम्स सेकंड, ठीक, जेम्स सेकंड, इनकी शादी होती है, इनका विवाह होता है। विवाह किससे होता है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। कैथरीन, ये कैथरीन कौन होती है, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी, ठीक, बात समझना। 1661 में जेम्स सेकंड का विवाह होता है, किसके साथ, कैथरीन के साथ विवाह होता है। तो अब कैथरीन के साथ विवाह होता है तो जितने भी पुर्तगाली होते हैं, पुर्तगाली क्या करते हैं, जो पुर्तगाली होते हैं क्या करते हैं, बंबई दहेज में दे देते हैं, बंबई दहेज में, ठीक, पुर्तगाली क्या करते हैं, बंबई दहेज में जेम्स सेकंड को दे देते हैं, ठीक। अब क्या होता है, जैसे बंबई देते हैं, अब 1668 में, ठीक, 1668 में क्या होता है, इसके 7 साल बाद 1668 में, ठीक, जो जेम्स सेकंड होते हैं, जेम्स सेकंड करते क्या है, ब्रिटिश कंपनी को, ठीक, जेम्स सेकंड क्या करते हैं, ब्रिटिश कंपनी को, जनरली कंपनी को 10 पाउंड पर किराए पर दे देते हैं, ठीक, बात समझना। कंपनी किसकी होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी होती है, सरकार राजा की होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला रहा। किसने उसकी स्थापना, उसको चेंज किसने किया था, स्टार्टिंग में उसका इनॉग्रेशन किसने किया हुआ था, उद्घाटन किसने किया हुआ था, तो एलिजाबेथ, जो वहां की महारानी थी, ब्रिटेन की, लंदन की जो महारानी थी, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने किया हुआ था। और उसके बाद जेम्स, जो भाई कंपनी तो उसी की है, जो राजा है उसी कंपनी है, तो इन्होंने क्या किया, राजा साहब ने, जेम्स सेकंड ने क्या किया, कंपनी को क्या कर दिया, उनकी कंपनी है उसको किराए पर दे दिया। किसको किराए पर दे दिया, जो व्यापारी थे। किसने, कितने पर दिया, 10 पाउंड कर, भैया हमको तुम 10 पाउंड दो, और कंपनी जो पूरा यानी कि पूरा जो फैलाव है उस पर क्या करो, तुम अपना जो है अपना धंधा पानी करो। अब इसके बाद बात करते हैं 1668 में, 1669 से 77 के बाद में, 1669 से 1677, ठीक, यानी कि लगभग कितने साल तक, कितना हो गया, लगभग जो है 7 साल तक, ठीक, 7 साल 8 साल तक क्या हुआ। अब इसके बाद एक था जेराल्ड ऑंगियार, कौन था, जेराल्ड ऑंगियार, ठीक,
इस जेराल्ड ओंगियार को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश का मूल संस्थापक। किसका? सॉरी, बंबई का संस्थापक था। बंबई का क्या था? संस्थापक था। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बंबई का व्यापारिक, इसको बंबई का व्यापारिक गवर्नर, व्यापारिक गवर्नर भी इसको कहा जाता था। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या नाम है? जेराल्ड ओंगियार। जो जेराल्ड ओंगियार था बंबई का, इसको वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं और इसको बंबई का व्यापारिक गवर्नर भी बोलते हैं। ठीक, अब ये व्यापारिक गवर्नर, अब इसने किया क्या? व्यापारिक गवर्नर था तो इसने किया क्या? इसने वहां पे एक जो सिक्कों की ढलाई के लिए क्या किया? इसने सिक्कों की ढलाई के लिए, जहां पे ढलाई होती है, ढलाई कहां पे होती है? टकसाल में। ढलाई के लिए क्या किया? टकसाल का निर्माण बनाया, टकसाल का निर्माण करवाया, टकसाल का निर्माण करवाया। किसने? जेराल्ड ओंगियार ने। किसने कराया? जेराल्ड ओंगियार ने। और इसके अलावा 1680 से लेकर के 1682 के बीच में ये तो था ही, लेकिन हेराल्ड हेजेस, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हेराल्ड हेजेस 1680 से 1682 तक ये क्या रहा? प्रथम गवर्नर रहा, प्रथम व्यापारिक गवर्नर। ठीक, व्यापारिक गवर्नर। 1680 से 1682 तक भारत का प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक गवर्नर कौन था? तो हेराल्ड हेजेस था। अब इसके बाद 1680 के बाद हम लोग बात करते हैं 1686। तो 1686 में होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 1686, ठीक। अब 1600, अब जहांगीर भी नहीं होते हैं, अब होता कौन है? इस समय मुगल शासक औरंगजेब होते हैं। ठीक, तो अब ये करते क्या है? जितने भी थोड़ा सा नालायकी, उपद्रवी, जैसे कोई भी होता ना कि जब उसके पास संपत्ति आ जाए, शक्ति से जो है ज्यादा हो जाए, तो क्या है? खुराफात और उपद्रव करना शुरू कर देता है। यही हालत क्या हुए? अंग्रेजों के साथ भी हुए। यही जो है अंग्रेजों के साथ भी हुआ। अब देखा क्या गया कि अब दोनों में संघर्ष होता है, अंग्रेज और औरंगजेब के बीच में संघर्ष होता है। ठीक, मेरी बात को जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। अंग्रेज और औरंगजेब के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष का मूल कारण ये होता है, जो हुगली नदी, जो हुगली पे जो फैक्ट्री बनी हुई होती है, ठीक, जो हुगली पे जो फैक्ट्री बनी हुई होती है, जो फैक्ट्री में क्या करते हैं? बिना अनुमति के, क्योंकि भाई फैक्ट्रियां खोलना है, उनका निरीक्षण अगर मुगल शासक चाहे तो कर सकता है। तो हुआ क्या? इन्होंने बिना किसी परमिशन के, सबसे पहले तो ये लूटपाट करते थे, नंबर 1 कारण था। जो अंग्रेज थे हुगली पे लूटपाट करते थे। उसके अलावा इन्होंने क्या किया? हुगली पे जो फैक्ट्री थी उस पे बिना किसी अनुमति के क्या कर दिया? इन्होंने किलेबंदी कर दी। उसके चारों तरफ क्या है? पूरा एकदम घेराव कर दिया, किलेबंदी कर दी। अब किलेबंदी कर दी तो औरंगजेब जो है क्रोधित हुआ, और जैसे क्रोधित हुआ उसने क्या किया? इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, इनको भगा दिया। अब डर करके, भाग करके ये क्या किए? जितने भी थे अंग्रेज, बंगाल की खाड़ी में एक पड़ता है फीवर द्वीप, जिसको बोलते हैं फीवरलैंड बोलते हैं, उसको जोर द्वीप भी बोलते हैं। उन्होंने वहां पे शरण ली। अब कब तक भागे फिरे? तो उनका एक अधिकारी था जिसका नाम था जॉब चौरनोक। उसने क्या है भैया माफी मांग ली औरंगजेब से कि हे मालिक, हे मुगल बादशाह, हमसे गलती हो गई है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में रहे होंगे औरंगजेब साहब, नहीं तो बड़े अकड़ू टाइप के थे। औरंगजेब ने माफ कर दिया। तो इतनी कहानी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्या हुआ क्या? संघर्ष होता है। और संघर्ष किसके बीच में होता है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। संघर्ष होता है औरंगजेब
और औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में, ठीक, अंग्रेजों के बीच में होता है। और इसका कारण क्या है, इस कारण को नोट कर लीजिए। बिना मंजूरी के हुगली फैक्ट्री में क्या किया, क्यों होता है, बिना मंजूरी के हुगली जो फैक्ट्री होती है, हुगली फैक्ट्री में क्या कर दिया, किलेबंदी कर दी, हुगली फैक्ट्री में किलेबंदी कर दी, ठीक, किलेबंदी। तो हुगली फैक्ट्री में किलेबंदी कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, भाग कर जितने भी अंग्रेज होते हैं, भाग कर कहां पे शरण लेते हैं, शरण कहां पे लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, एक बंगाल की खाड़ी में ज्वारद्वीप पे, ठीक, ज्वारद्वीप, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फीवर लैंड, ज्वारद्वीप में शरण लेते हैं। और होता क्या है, जो जॉब चार्नोक होता है, जॉब चार्नोक माफी मांग लेता है। कालांतर में जॉब चार्नोक माफी मांग लेता है, ठीक, माफी मांग लेता है, किससे, औरंगजेब से, ठीक, ये बात समझ में आ गई। एक तो ये है, जॉब चार्नोक क्या करता, माफी मांग लेता है। अब ये 86 की बात है, कब की है, 1686 की बात होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1688 में आते हैं। 1688 में, ठीक, 1688 में भी ऐसी कहानी कुछ बनती है। 1688 में क्या होता है, फिर से औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष होता है। अब इसमें संघर्ष क्या होता है, ये हुगली हुगली फैक्ट्री होती है, यहां से जैसे जो हज यात्री थे जितने भी, ठीक, जो हज यात्री थे, जैसे वो जाते थे हज करने के लिए, जो हज यात्री थे उनको क्या करते थे, बंदी बना लेते थे अंग्रेज। कारण क्या था, हज यात्रियों को बंदी बनाना, ये सबसे बड़ा कारण था। हज यात्री को क्या था, बंदी बनाना। जितने भी अंग्रेज थे नालायकी करना शुरू कर दिए, हज यात्रियों को बंदी बना लिए। फिर से क्या किया, फिर से उन्होंने भगा दिया जितने भी अंग्रेज थे उनको जो है डपट के भगा दिया। अब भगाने के बाद भगा दिया, अब फिर से एक होता है जॉन चाइल्ड होता है। क्या होता नाम होता, जॉन चाइल्ड बच्चा होता है, नाम तो चाइल्ड से उसी से लगा, ठीक, जॉन चाइल्ड फिर माफी मांग लेता है, फिर से राजा साहब जो औरंगजेब थे माफ कर देते हैं, ठीक, क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। ये तो कहानी हुई इतनी। अब एक चीज यहाँ पे हुआ, अब 1690 में क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1690 में, ये इंपॉर्टेंट, 1690 में एक सुतनती होता है, इसको अभी सुतनती में एक फैक्ट्री खुलती है, ठीक, सुतनती में क्या करती है, एक फैक्ट्री खुलती है। अब जब फैक्ट्री खुलती है तो इसी के बाद 1698 में 8 साल बाद, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 1690 में क्या है, फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हो जाता है, सुतनती। अब सुतनती कहां पे पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, बंगाल में, ये बंगाल में पड़ता है सुतनती। 1698 में होता क्या है, सुतनती, इसको मिला देते हैं प्लस कालीकता एंड प्लस गोविंदपुर। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 1698 में सुतनती, कालीकता और गोविंदपुर, ये 3 गांव होते हैं, ठीक। इन 3 गांव को क्या करता है, एक है सुतनती, एक सुतनती है, कालीकता है, गोविंदपुर है। इन 3 गांवों की जमींदारी इब्राहिम खां से
इनकी जमींदारी इब्राहिम खां से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इब्राहिम खां से 1200 रुपए में, ठीक, 1200 रुपए में ले ली जाती है जमींदारी, ठीक, ले ली जाती। अब लेने के बाद कालांतर में इन तीनों गांवों को मिला करके क्या बन गया? कलकत्ता। क्या बन गया? कलकत्ता। क्या बन गया? कलकत्ता। तो कलकत्ता किससे बना हुआ है? सुतनती, कालिकता, गोविंदपुर, इन 3 गांवों से मिलकर के कलकत्ता की स्थापना होती है। तो इस कलकत्ता की स्थापना का जो श्रेय है, जो संस्थापक मेन माना जाता है, तो क्या है? वो है जॉर्ज चार्नोक, ठीक, चार्नोक को ही माना जाता है। फिर कालांतर में क्या होता है? कलकत्ता में फैक्ट्री खुलती है। कलकत्ता में फैक्ट्री खुलती है, बस यहीं पे पड़ाव व्यापारी मुद्दा थोड़ा सा थमता है। फिर बात आती है 1600 यानी कि 98 है, लगभग 18-19 साल बाद क्या होता है? फिर से ब्रिटेन से, लंदन से एक 3 सदस्यीय एक मंडल तैयार होता है, एक कमेटी तैयार होती है। वो क्या होती है? कमेटी आती है बाहर और मिलती है फर्रुखसियर से, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है। जॉन सुरमन के नेतृत्व में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, सन 1717 की बात है, 1717 की बात है। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय, तो जॉन सुरमन को मिला करके 4 सदस्य, तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय, ठीक, एक 4 सदस्यीय एक मंडल तैयार किया जाता है, प्रतिनिधि मंडल तैयार किया जाता है। चार सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल, ये क्या है? प्रतिनिधि मंडल। कब की बात है? 1717 की बात है, ठीक, प्रतिनिधि मंडल। चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल किससे मिलता है? फर्रुखसियर से मिलता है। प्रतिनिधि मंडल किससे मिलता है? फर्रुखसियर से। फर्रुखसियर किससे मिलता है? ये उत्तर मुगल शासक का क्या था? एक शासक था। उत्तर मुगल शासक जो, यानी कि जितने भी 1700 साल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। क्या मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल किससे मिलता है? मुगल शासक फर्रुखसियर से मिलता है। अब मिलने के फर्रुखसियर से क्यों मिलता है? जिस हिसाब से जितने भी ब्रिटिश यात्री थे वो सब अकबर से मिले और वो सब जहांगीर से, जिस उद्देश्य से मिलते थे, वहीं ये प्रतिनिधि मंडल भी इससे मिला। क्यों मिला? व्यापार करने के उद्देश्य से मिला। अब ये क्या होता है? 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में एक द्विभाषिया था, भाषिया यानी जो दोनों भाषाएं बोल लेता था, उसे उर्दू भी फारसी भी आती थी। द्विभाषिया था जिसका नाम था ख्वाजा सेहत नाम था द्विभाषिया का, ठीक। और उस प्रतिनिधि मंडल में एक डॉक्टर भी था, उस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन नाम था। डॉक्टर का नाम क्या था? हैमिल्टन। तो इसका नाम नोट कर लीजिए, जो हैमिल्टन था। अब फर्रुखसियर साहब जो थे एक बहुत बुरी बीमारी से पीड़ित थे, और उस बुरी बीमारी से पीड़ित थे, बहुत कराहत थे, बेचारे बहुत परेशान थे। तो जो ये डॉक्टर साहब होते हैं हैमिल्टन, क्या करते हैं? उनका इलाज करके उनकी उस बीमारी को दूर कर देते हैं। क्या करते हैं? उस बीमारी को दूर कर देते हैं। जिससे भैया कोई भी हो, बड़ा से बड़ा रोग हो, और सोचता है कि मेरा ये रोग दूर हो जाए तो मैं क्या कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं। तो वही हालत इनके साथ भी थी, फर्रुखसियर साहब के साथ भी थी। तो हैमिल्टन ने क्या किया? उनकी जो बीमारी होती है फर्रुखसियर साहब की, उसको क्या करता है? दूर कर देता है, उनका इलाज करके दूर कर देता है, जिससे फर्रुखसियर साहब बहुत खुश होते हैं। और क्या करते हैं? उनको जितने भी थे व्यापारी थे, उनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। उसी अनुमति प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो जो है मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा। तो मैग्ना कार्टा किसने कहा? उसी अनुमति को, जो सबसे बड़ी अनुमति थी, उस अनुमति को एक आर्म था, आर्म्स ये क्या था? ये अंग्रेजी आदमी था, अंग्रेज लेखक था। उस अंग्रेज लेखक ने उसको क्या बोला? मैग्ना कार्टा बोला। मैग्ना
कार्टा बोला, यानी कि मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, जो है अनुमति पत्र दे दिया। ठीक, तो यहां तक हम लोगों को जो है ये ब्रिटिश का पूरा पूरा क्या था, ब्रिटिश का पूरा व्यापारिक सेशन था। व्यापारिक सेशन दैट मीन्स जो भी बिजनेस सेशन था। तो इतना यहाँ तक 1717 तक चलता है व्यापारिक मुद्दा इनका। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रांसीसी को पढ़ने के बाद एक लेक्चर में फ्रांसीसी कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रांसीसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्तर मुगल शासक के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके आप लोग एक जितने भी फैक्ट है हमको नोट कर लीजिएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको भी नोट कर लीजिएगा। किसी फैक्ट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।